तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने केदारनाथ का एक्सपीरियंस और बताऊंगा कि आप लोग कैसे 2023 में कुछ गलतियां जो मैंने की थी आप लोग ना करें। तो मैं इस वीडियो को लगभग 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी केदारनाथ यात्रा कहाँ से शुरू करें, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा यात्रा कितने किलोमीटर की है, घोड़े खच्चर जो वहाँ पे होते हैं, बग्गी, हेलीकॉप्टर की सर्विसेज और पैदल यात्रा कितने किलोमीटर की है, इन सारी डिटेल्स की जानकारी मैं आपको सेकंड पार्ट में दूंगा। और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा जब आप केदारनाथ धाम पर पहुंच जाएंगे तब वहां पे दर्शन आप कैसे करेंगे, वहां रहने की क्या व्यवस्था है और वापस उतरने का टाइमिंग, जो आपको कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं बताएगा। और पार्ट 3 में ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको ट्रेवल करने का कितना खर्चा आएगा अगर आप हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और साल चल रहा है 2023 और हमारे में से बहुत सारे लोग केदारनाथ 2023 की यात्रा जरूर प्लान कर रहे होंगे। 2021 अगस्त सितंबर में मैं अपने दोस्तों के साथ गया था केदारनाथ यात्रा के लिए और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था वो मेरा। और इस साल भी 2023 में भी हम ये प्लान कर रहे हैं कि मैं कल्पना को लेके केदारनाथ यात्रा करने जाऊं। और उस यात्रा पे केदारनाथ बाबा के बहुत प्यारे दर्शन हुए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाबा जी के दर्शन दुर्लभ हैं, तो उस चढ़ाई पे हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मैं आपको वीडियो फ्लैशेज में भी दिखाऊंगा, और अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा नहीं है केदारनाथ यात्रा का तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और लगभग 27-28 किलोमीटर, 27-28, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 27-28 किलोमीटर, बिकॉज इतने ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे कि हमें अपनी चढ़ाई अपने होटल रूम से ही स्टार्ट करनी पड़ी। तो जो केदारनाथ की एक्चुअल चढ़ाई 16 किलोमीटर बताई जाती है वो 2013 की त्रासदी से पहले का था, और अभी ये चढ़ाई लगभग 21 से 22 किलोमीटर की है। तो हमें पूरी चढ़ाई लगभग 27 से लेकर 28 किलोमीटर पड़ी थी। और उस टाइम यही बताऊँ आप लोगों को कि रेड अलर्ट जारी किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा, बट हम उस टाइम वहाँ पहुँच चुके थे। तो हमने सोचा कि अपना प्लान कैंसिल नहीं करेंगे और जब आए हैं तो बाबा जी के दर्शन जरूर करके जाएंगे। जब हमने चढ़ाई स्टार्ट की गौरीकुंड से, तब से ऊपर तक पूरे टाइम बारिश होती रही। बाबा के दर्शन से लेके नीचे आने तक हर वक्त बारिश होती रही। तो इसीलिए कहते हैं कि बाबा जी के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने केदारनाथ का एक्सपीरियंस और बताऊंगा कि आप लोग कैसे 2023 में कुछ गलतियां जो मैंने की थी आप लोग ना करें। तो इस वीडियो के थ्रू मैं वो आपको सारी डिटेल्स दूंगा। तो चलिए लेते हैं बाबा केदार का नाम और वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो केदारनाथ लगभग 1200 साल पुराना मंदिर है और ये पंच केदारों में से एक केदार है। पंच केदार जिसमें केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, ये 5 केदार आते हैं। और उसमें सबसे पहला केदार केदारनाथ धाम है। और केदारनाथ धाम लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं, खासकर विंटर्स में जब ये पूरा मंदिर बर्फ से ढक जाता है। तो इसीलिए ये मंदिर 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। हर साल महाशिवरात्रि होती है, जैसे इस बार मार्च में थी, और उसी टाइम मुहूर्त निकाला जाता है कि केदारनाथ धाम के द्वार कब खुलेंगे। तो आप ये मान लो कि लगभग अक्षय तृतीया जो इस बार 22 अप्रैल को पड़ेगा, उसके 2 से 3 दिन बाद जनरली यात्रा शुरू हो जाती है। और इस बार 2023 में ये यात्रा 25 अप्रैल से शुरू हो गई है। और मंदिर बंद होने का टाइम कार्तिक पूर्णिमा का टाइम होता है, यानी कि भैया दूज, और उस दिन मंदिर को बंद कर दिया जाता है। तो बेसिकली 6 से 7 महीने मंदिर खुला रहता है और बाकी के टाइम मंदिर बंद होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार यात्रा 25 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो आप लोग इस बार केदारनाथ यात्रा करने की तैयारी शुरू कर लीजिए। तो मैं इस वीडियो को लगभग 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी केदारनाथ यात्रा कहाँ से शुरू करें। पहला पॉइंट है वो है सोमनाथ पहुंचना, और सोमनाथ के बाद गौरीकुंड, और गौरीकुंड से आपकी केदारनाथ की चढ़ाई। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप सोनप्रयाग कैसे पहुंचोगे, क्योंकि सोनप्रयाग वो जगह है जहाँ पे आप अपनी खुद की गाड़ी, पर्सनल गाड़ी को छोड़ के यहाँ की लोकल टैक्सीज या पिकअप ट्रक्स में बैठ के जा सकते हैं गौरीकुंड तक। और ये रास्ता लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का है, क्योंकि इसके आगे प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा यात्रा कितने किलोमीटर की है, घोड़े खच्चर जो वहाँ पे होते हैं, बग्गी, हेलीकॉप्टर की सर्विसेज और पैदल यात्रा कितने किलोमीटर की है, इन सारी डिटेल्स की जानकारी मैं आपको सेकंड पार्ट में दूंगा। यात्रा करते वक्त खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मेडिकल, खाना पीना, रहना
उन सब की क्या क्या सहूलियत वहाँ दी गई है सरकार द्वारा, उस बारे में आपको पार्ट 2 में ही बताऊंगा। और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा जब आप केदारनाथ धाम पर पहुंच जाएंगे तब वहाँ पे दर्शन आप कैसे करेंगे, वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है और वापस उतरने का टाइमिंग, जो आपको कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं बताएगा। और पार्ट 3 में ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको ट्रैवल करने का कितना खर्चा आएगा अगर आप ट्रेन से आते हैं, बस से जाते हैं या अपनी प्राइवेट गाड़ी से आते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत क्रिस्प तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। तो दोस्तों अब बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में कि सोनप्रयाग जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी गौरीकुंड के लिए, वहाँ पर आप कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत चौड़ी रोड्स हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस टाइम हम गए थे 2021 में, उस टाइम लैंडस्लाइड काफ़ी हो गई थी क्योंकि ये काफ़ी नए पहाड़ बोलते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों को, बट उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रोड काफ़ी अच्छी बना दी गई हैं और रास्ता बिल्कुल भी तकलीफ वाला नहीं है। और जब आप लोग सोनप्रयाग पहुंचोगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई गई है सरकार द्वारा, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को सेफली पार्क कर सकते हैं। सोनप्रयाग के आगे कोई आपकी प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी नहीं जा सकती। यूके गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो भी टैक्सीज या सूमोज या ट्रैवलर्स जो रजिस्टर किए हैं, केवल वही आपको गौरीकुंड तक पहुंचा सकते हैं। और जो लोग एनसीआर में हैं यूजुअली वो बस या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी प्रेफर करते हैं, लेकिन जो लोग दूर से आ रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप सबसे पहले हरिद्वार तक की ट्रेन कीजिए। और पूरे देश भर में हरिद्वार से कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा नेटवर्क है हमारे इंडियन रेलवेज का। और हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस लगभग 240 से 250 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें आपको अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे। या तो आप अपनी बस की बुकिंग redbus.com या फिर MMT के थ्रू भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप लग्जरी बस का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की जो उत्तराखंड परिवहन निगम की जो बसें हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। 10 से 15% का एक्स्ट्रा खर्चा आता है अगर आप रेडबस या फिर मेक माई ट्रिप जैसी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अपनी बस की बुकिंग करते हैं। मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना प्लान 4 से 5 दिन का करके आए हैं तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके जरूर चलिएगा, क्योंकि इस रास्ते में बहुत जाम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो केदारनाथ और अलग अलग धामों में जाती है। तो आप 1-8 दिन एक्स्ट्रा लेके आइएगा, बिकॉज रेगुलर बारिश के कारण लैंडस्लाइड भी हो जाती है और जिस कारण डिले भी हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी यात्रा को इजी रखने के लिए 1-8 एक्सटेंडेड डेज लेके चलिएगा। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप 4-5 लोग आ रहे हो तो आप टैक्सी करके आइए, जिसमें आपको 12 से 15 हज़ार का खर्चा पड़ेगा। तो इजिली टैक्सी के थ्रू आप सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। और जो लोग फ्लाइट से प्लान कर रहे हैं, देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जिसकी देश के अलग अलग कोनों से अच्छी कनेक्टिविटी है, तो आप आराम से वहाँ पे फ्लाइट लेके आ सकते हैं और आप अपनी जर्नी सोनप्रयाग के लिए देहरादून से शुरू कर सकते हैं, जो आपको लगभग 240 से 50 किलोमीटर के आसपास ही पड़ेगा। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बेसिकली एनसीआर से बिलोंग करता हूं, तो मैं यहाँ से अपने दोस्तों के साथ अपनी प्राइवेट गाड़ी में गए, तो उस गाड़ी में लगभग 3 लोगों को गाड़ी चलानी आती थी, तो हम लोग हमने स्टॉप नहीं लिया और हम लोग डायरेक्ट सोनप्रयाग ही पहुंचे थे। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है तो आप अगर एनसीआर से आते हैं तो पहले दिन आप हरिद्वार रुक सकते हैं और अगले दिन सोनप्रयाग के लिए निकल सकते हैं, जिससे आपकी जर्नी ज़्यादा परेशान भरी नहीं रहेगी। और आजकल बहुत कंपनीज टूर कंपनीज पैकेज भी देती हैं, जिसमें 10 से 11 हज़ार रुपये में आपका पूरा पैकेज कंप्लीट होता है, जो बस के थ्रू ट्रैवल कराते हैं। और आपका 4 से 5 दिन का पैकेज होता है, जिसमें आपका होटल में रहना, खाना पीना, ट्रैवल सब इंक्लूड होता है। जैसे कि मैं एक ट्रैवल एंथुजियास्ट हूँ, मेरा ये बहुत मानना है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो उसके आसपास की चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और केदारनाथ जैसे धाम पे जाने के वक्त आपको बीच में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, एक्सप्लोर करने को मिल सकती हैं, वो आप ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि हरिद्वार जो आपका पहला स्टॉप ओवर रहेगा, और हरिद्वार से आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं, जो लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे रिवर राफ्टिंग और कई मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। तो जैसे कि हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश, तो आप ऋषिकेश को भी कवर कर सकते हो। और ऋषिकेश से ऊपर जाने पर देवप्रयाग जा सकते हो, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है और जिससे हमारी गंगा नदी उत्पन्न होती है। तो आप संगम जैसे इस पवित्र स्थान पर स्नान भी कर सकते हैं। तो आपको इसके आगे मिलेगा धारा देवी का मंदिर, जो एक बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। और अगर आप लोगों को याद हो, 2013 में जो केदारनाथ में त्रासदी आई थी, माना जाता है कि जब माता की मूर्ति इस मंदिर से हटाई गई थी तब जाके वो त्रासदी आई थी। तो इस कारण इस मंदिर की मान्यता बहुत है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हुए जाएं। और आप ये तीनों जगह, ऋषिकेश, देवप्रयाग, धारा देवी का मंदिर, ये आप तीनों
एक एक घंटे में आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सोनप्रयाग की, वहाँ पे रुकने की, रहने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। किसी भी हॉस्टल में, डॉर्मेट्री में नॉर्मल स्टेज ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बेड का रेट होता है कि सिंगल बेड आपको 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक, कितना अच्छा वो हॉस्टल है आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर किसी को प्रॉपर तरीके से होटल में ही रहना है, वहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी कम हैं, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो 4000 से लेकर 8000 तक वेरी कर सकते हैं। और श्रद्धालुओं की भीड़ आजकल इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपको सोनप्रयाग होटल या रूम्स ना मिले। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उससे पहले पड़ता है सीतापुर, और उससे भी पहले पड़ता है रामपुर, तो जहाँ पे हम रुके थे, क्योंकि हमें भी बिल्कुल जगह नहीं मिली थी। तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं, वहाँ पे आपको छोटे मोटे होटल्स मिल जाएंगे। तो और कोशिश करना कि आप अपना स्टे ऑनलाइन बुक कर ही आएँ, क्योंकि वहाँ पर पहुँचकर आपको अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। और अगर मैं अपनी बात करूं कि हम लोग रामपुर में रुके और हमें एक दिन का खर्चा लगभग 2200 रुपये पड़ा था एक रूम का, जिसमें दो डबल बेड लगे हुए थे, तो हम 4 दोस्त उसी में फिट हो गए थे। और अगर आपको कोई अच्छा सा स्टे चाहिए तो आप गुप्त काशी को चूज कर सकते हैं। गुप्त काशी सोनप्रयाग से लगभग 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहाँ पे आपको स्टे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भीड़ कम होती है। यूजुअली लोग सोनप्रयाग या उसके आसपास के जगहों पे रहना पसंद करते हैं। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप गुप्त काशी रुक सकते हैं, क्योंकि आपको सुबह सुबह अगर अगले दिन यात्रा करनी है तो आप सुबह सुबह जल्दी निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप बस या टैक्सी से आ रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सोनप्रयाग रुकें, या फिर उसके आसपास जो सीतापुर और रामपुर पड़ता है अपना स्टे वहीं के लिए रखें। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, रूम की अवेलेबिलिटी और टैक्सीज का इश्यू हो जाता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और प्रॉपर पूरा देखिए, और इसके बाद ही पूरी प्लानिंग करके केदारनाथ यात्रा के लिए आइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है और अब मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए। बट उससे पहले 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। जो लोग केदारनाथ या किसी भी 4 धाम पे आना चाहते हैं तो उनको अपना प्री रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, जिसकी जानकारी मैं आपको 3rd पार्ट में दूंगा। तो इस वीडियो से जरूर बने रहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो अगले पार्ट की शुरुआत हम करते हैं सोनप्रयाग से। तो सोनप्रयाग से आपको पहुंचना होगा गौरीकुंड, तो उसके लिए आपको सुबह बहुत अर्ली निकलना पड़ेगा, जैसे 3 से 4 बजे के आसपास। आगे जाके आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जो ऑथराइज उत्तराखंड गवर्नमेंट के बोलेरोज और सुमोज हैं, आपको उनका टिकट लेना पड़ेगा और वो आपको गौरीकुंड तक ड्रॉप करेंगे। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस है लगभग 5 किलोमीटर, जिसको तय करने में आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे किसी भी टैक्सी से। और जब हम लोग गए थे तो टैक्सी बिल्कुल भी नहीं मिली थी हमें, और बहुत ज़्यादा रश और बहुत लंबी लाइन थी, इसलिए हमने वो रास्ता भी पैदल ही पार किया था। तो फिर इसके बाद आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। तो गौरीकुंड ही वो एक्चुअल जगह है जहां से आपकी एक्चुअल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड पे ही आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर भी मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन नहीं करा पाते हैं वो रजिस्टर यहाँ पे आके कराते हैं, कि आप अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक कराकर ही आइए, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और दूसरा, यहाँ पे आपको मिलेगी बैरिकेडिंग पुलिस की, जो आपकी पर्ची देखे बिना या यात्रा पर्ची देखे बिना आपको आगे जाने नहीं देगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि गौरीकुंड में ही गौरी माता का मंदिर है। आप उस मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं जाने से पहले। गौरी मंदिर के पास ही गौरीकुंड है, जहाँ पे नेचुरली पानी गर्म आता है, और वहाँ पे आप जाकर स्नान भी कर सकते हो, और फिर आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैदल यात्रा शुरू करने के टाइम पे आपको एक बहुत बड़ा सा बोर्ड नजर आएगा जिसपे लिखा होगा 16 किलोमीटर का डिस्टेंस फॉर केदारनाथ मंदिर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बोर्ड है पुराना है। 2013 की त्रासदी के बाद ये रास्ता लगभग 22 किलोमीटर का हो चुका है। तो आप अपना मन बना के आइएगा कि आपको लगभग 22 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप गूगल या विकिपीडिया भी चेक करोगे तो आपको उसमें वहाँ डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये यात्रा अब 22 किलोमीटर की हो गई है। तो यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप यात्रा पे जाने के लिए किन किन चीज़ों को कैरी करना चाहिए और किन किन चीज़ों को कैरी नहीं करना चाहिए। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ लें, जो फिसलन वाले ना हो, जिनमें ग्रिप बहुत अच्छी हो। और इसके बाद आप अपने साथ सर्दियों वाले कपड़े ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऊपर केदारनाथ धाम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मौसम बदलता रहता है। अपने कपड़ों का एक सेट एक्स्ट्रा जरूर रखिएगा, जिसमें सॉक्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश होती रहती। क्योंकि जब हमने केदारनाथ यात्रा शुरू की थी तब पूरी यात्रा में हमें केवल बारिश मिली और ऊपर जाके हम पूरे भीग चुके थे। क्योंकि जब आप लोग ट्रैक करोगे तो बीच में बहुत सारे झरने आते हैं जो आपके रास्ते में से ही निकलते हैं, और कई बार तो बहुत बारिश होती है, जैसे हमारे टाइम पे हुआ था, और पूरा बिल्कुल कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण आपका शूज़ या सॉक्स बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक्स्ट्रा जोड़ी कैरी करके ज़रूर चलिए। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े भी रखिएगा, क्योंकि ऊपर जाके मंदिर
में दर्शन करने से पहले आप स्नान जरूर करेंगे, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा कपड़े जरूर रखिएगा। और ऊपर चढ़ाई करते वक्त आप अपने साथ खाने की कुछ छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स जो आपको एनर्जी भी देते हैं और आपको भूख लगने भी नहीं देते। और इसके साथ सरदर्द, बुखार, खांसी या फिर मूव जैसे स्प्रे आप रख सकते हैं, जो आपको काम बहुत ज़्यादा आएंगे। मेरा एक और सेशन रहेगा जो मैं अपने लिए खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ कि आप नी कैप्स लेके आ जाइए, जो आप अपने घुटनों पे डाल सकते हैं, जो बहुत टाइट कर देता है घुटनों को। तो अगर कोई भी आपको स्प्रेन या दर्द या खिंचाव होता है तो आप आयोडेक्स मल के या फिर वोलिनी जैसा स्प्रे लगा के आप उन नी कैप्स को पहन सकते हैं, तो आपको चढ़ाई में ज़्यादा सहूलियत होगी। रास्ते में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे जिसपे आपको जूस, चाय, बिस्किट्स, मैगी, आपको ये सब तरह का खाना मिलता रहेगा। खाने का इसके अलावा आप कुछ कैरी मत कीजिएगा, बट हाँ जितना भी हल्का हो सके अपना बैग उतना हल्का रखिएगा। और एक रेनकोट अच्छी क्वालिटी का ज़रूर रखिएगा। जो गलती हमने की थी कि हम अपना रेनकोट लेके नहीं गए थे, फिर हमने वहाँ पे लोकल दुकानों से रेनकोट खरीदा था, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी नहीं, बट उससे हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली। और जैसे मैंने आपको बताया कि शूज़ अच्छी क्वालिटी की कैरी कीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि चढ़ाई कहीं कहीं पर बहुत खड़ी है और कहीं कहीं पर मिट्टी वाली चढ़ाई है, जहाँ पे आपको अच्छी ग्रिप के शूज़ होने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप लोग पैदल यात्रा करके जाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है, आप धीरे धीरे आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बड़े बूढ़े भी लोग यात्रा पैदल करते हैं। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो आप खच्चर या घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको वहाँ पे पूनिया मिल जाती हैं। तो ये घोड़े आपको सोनप्रयाग से मिल जाएंगे और गौरीकुंड से भी मिल जाएंगे। और अगर आप रास्ते में हैं और आप थक गए हैं जिसके कारण आप चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप बीच में से भी किसी भी घोड़े को बुक करा सकते हैं। और पर्सनली मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि घोड़ा भी कोई ज़्यादा रिलैक्सिंग नहीं होता, उसमें भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो इस चढ़ाई पे एक ही रास्ता है जिसमें आपको पैदल भी जाना है, और घोड़े, खच्चर और साथ में बग्गियाँ इसी रास्ते पे जाती हैं। तो इस रास्ते पे आप सावधानी से ज़रूर चलिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि घोड़े वाले आपको कभी मंदिर तक नहीं छोड़ते हैं। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप है, केदारनाथ बेस कैंप, वो घोड़ों का आखिरी स्टॉप होता है, तो आपको वहां पे उतरना पड़ेगा और वहां से आपको पैदल मंदिर के लिए जाना पड़ेगा। बट वो रास्ता बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सपाट है, तो वहां पे चलने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी स्थान पर हेलीपैड भी बना हुआ है, तो जितने भी हेलीकॉप्टर के यात्री हैं वो वहीं उतरते हैं, और 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पैदल यात्रा करके पार करते हैं। बाबा के दर्शन के बाद बेस कैंप जब आप नीचे आते हो तो उसके चार्जेस हैं लगभग 1500 रुपये। बाकी पूरे प्राइसेस की डिटेल्स मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जो आपको दिख रहा होगा अभी। ये प्राइसेस थोड़े से चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हर साल नए नए प्राइस सरकार लेके आती रहती है। और इसके साथ आप अगर घोड़े पे नहीं चढ़ना चाहते और पैदल भी नहीं करना चाहते, तो आप पिट्ठू का सहारा ले सकते हैं या बग्गी का सहारा ले सकते हैं, जिसके चार्जेस लगभग 6 से लेके 8000 रुपये तक हो सकते हैं। और इसके अलावा कंडी या बग्गी आप ले सकते हो, इसके चार्जेस लगभग 6 से लेके 10,000 रुपये तक के पड़ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका वेट कितना है। तो गाइस, आप ये मान के चलिए कि आप ये रेट आपके ऊपर या नीचे जा सकते हैं। जो आपको एवरेज घोड़े का रेट पड़ेगा वो लगभग 2500 के आसपास, बग्गी का, पालकी का रेट लगभग 7000 से 10,000 के बीच में पड़ेगा। तो आप बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज की। तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज आपको 3 जगहों से मिल सकती हैं, गुप्तकाशी, फाटा और सरसी से। तो गुप्तकाशी से यूजली रेट 7,500-8,000 के आसपास है, और फाटा और सरसी से ये रेट आपका 4,800 रुपये के आसपास है। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अब हेलीकॉप्टर की सर्विसेज IRCTC के थ्रू होती है, तो मैं आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको मैं स्क्रीन पे फ्लैश भी कर दूंगा ताकि आपको पता हो कि बुकिंग कहाँ से होती है। और हेलीकॉप्टर के ये जो रेट मैंने आपको बताए हैं वो 2 वे हैं, मतलब आना और जाना। तो आप सिंगल वे भी ले सकते हो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपको सिंगल रेट चार्ज मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ दी हेलीकॉप्टर्स। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपने हेलीकॉप्टर सर्विस अपने लिए बुक करा ली है और मौसम के कारण अगर हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो कैंसिल भी हो सकती है या फिर उसको अगले दिन के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि आप एक्स्ट्रा एक या 2 दिन लेके जरूर चलिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, केदारनाथ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता, तो आप बुकिंग कराने से पहले एक बार वेदर चेक जरूर कर लीजिएगा। बट मैं इसमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने हमारे यंग लोग हैं जो पैदल यात्रा आराम से कर सकते हैं, वो ज़रूर पैदल यात्रा ही कीजिए, ताकि वो सीट्स ओपन रहें जिनको ज़रूरत है उन लोगों के लिए। और हाँ, इन सब में सबसे सेफेस्ट यात्रा पैदल यात्रा ही है, तो मेरा एडवाइस पैदल यात्रा का ही रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर फ़ोन नेटवर्क की बात करें तो आपको वहाँ पे जियो, एयरटेल और BSNL का नेटवर्क बहुत आराम से मिल जाएगा, और आपको बेस कैंप में और केदारनाथ धाम के पास भी आपको नेटवर्क बहुत आसानी से मिल जाएगा। और पैदल यात्रा के दौरान कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे नेटवर्क आ रहे थे और नहीं आ रहे थे, तो उसमें आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है।
और एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप यहाँ पे कैश लेके आइएगा, क्योंकि पेटीएम और दूसरी यूपीआई की सर्विसेज बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर काम कैश से ही होता है। और इमरजेंसी के लिए एचडीएफसी का एटीएम बैंक केदारनाथ मंदिर के पास ही है, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और गौरीकुंड से चलने के बाद आपका सबसे पहला स्टॉप मिलेगा आपको जंगल चिट्टी, जहाँ पे आपको जीएमवीएम के गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे और बहुत सारे खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे और इन्हीं खाने पीने वाली जगहों पे लोगों ने अपनी खाटें बेड बिछा रखे हैं, वहाँ बैठकर आप आराम भी कर सकते हो। और जंगल चिट्टी से निकलने के बाद दूसरा पॉइंट पड़ता है भीमबली, जो यहाँ का सेकंड रेस्टिंग पॉइंट है बेसिकली, और यहाँ पे आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेडिकल की सुविधा भी मिल जाएगी, तो अगर आप किसी को कोई भी इशू आ रहा हो चढ़ने में या फिर सांस की दिक्कत आ रही हो, तो वहाँ मेडिकल कैंप में अपने आप को दिखा सकते हो। और अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो जंगल चिट्टी लगभग 5 किलोमीटर है गौरीकुंड से, और भीमबली लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर जंगल चिट्टी से। और आपके भाई की तरह मैं एक चीज़ बोलूँगा कि किसी को नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे टारगेट, छोटे मोटे माइलस्टोन सेट करो, 100 मीटर चलो, 200 मीटर चलो, उसके बाद रेस्ट करो, देन उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि ज़्यादा जोश में आने से तबीयत बिगड़ सकती है। और भीमबली के बाद तीसरा माइलस्टोन या तीसरा स्टॉप ओवर आएगा छोटी लिंचोली। वहां पर भी आपको मेडिकल कैंप और रेस्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, और यही वो जगह है जहां से आपको ग्लेशियर भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे बिल्कुल आपके आंखों के सामने। और इसके बाद अगला स्टॉप ओवर आएगा बड़ी लिंचोली। बड़ी लिंचोली में भी आपको मेडिकल कैंप, रेस्टिंग एरियाज, खाने पीने की जगह बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। और बिग लिंचोली के बाद फाइनली आप पहुंचोगे केदारनाथ के बेस कैंप, और यही वो रेस्टिंग एरिया है जहां से पिट्ठू आगे नहीं जाते, घोड़े खच्चर आगे नहीं जाते और ना हेलीकॉप्टर जाते हैं। तो यही एक रेस्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से आपको 1 किलोमीटर की यात्रा भगवान केदार को देखने के लिए करनी पड़ेगी। लेकिन एक सेकंड, जो लोग बिल्कुल भी चल नहीं सकते या बूढ़े या बुजुर्ग लोग हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे पिट्ठू और पालकी की सुविधा भी है। तो केदारनाथ बेस कैंप में उतर के वो आप पिट्ठू और पालकी कर सकते हैं। और बेस कैंप से मंदिर पहुंचने में आपको लगेंगे लगभग आधा घंटा, और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चढ़ाई नहीं है जैसे मैंने बताया, लेकिन नज़ारे वहाँ के इतने खूबसूरत हैं कि आप केवल फोटो ही खींचते रह जाओगे जैसे मैंने किया। और मंदिर के खुलने की बात करें तो मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। इसमें शाम को 6 बजे आरती होती है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए, ताकि आप 3 से 4 बजे के बीच आप आराम से केदारनाथ धाम मंदिर पे पहुंच जाएं और शाम को 6 बजे बाबा की आरती का आनंद ले सकें। और मंदिर के आप पीछे जाओगे तो वहीं पर मिलेगी आपको भीमशिला, एक बहुत बड़ा सा पत्थर जिसको भीमशिला बोला जाता है, जिसने 2013 की त्रासदी में मंदिर को टूटने से बचाया। और यही वो पत्थर है जिसकी वजह से आज हमारे बाबा केदार का धाम बिल्कुल सुरक्षित है, और इसीलिए लोग इसकी पूजा करते हैं। और अब बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम के पास रहने की। वहाँ पे आपको बहुत सारे कैंप, टेंट और साथ में आपको जीएमवीएम के कैंप भी मिल जाएंगे, जो आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ बेसिकली 2 मेन जीएमवीएम के कैंप हैं, एक है नंदी कॉम्प्लेक्स और स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के बेड मिल जाएंगे, और अगर पूरा टेंट आप बुक करना चाहते हैं तो 2 से लेकर 3000 रुपये के बीच में बुक हो जाएगा। इसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे जा सकते हैं और उन टेंट्स को बुक करा सकते हैं। और मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों से कि आप इसको ऑनलाइन बुकिंग करा कर आएँ अगर आप कुछ दिन वहाँ रुकना चाहते हैं तो, क्योंकि ऊपर जाके इनको बुक करा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। और अगर फूड की बात करें तो आपको बेस कैंप के आसपास और मंदिर के आसपास ही बहुत सारे रेस्टोरेंट और छोटे छोटे ढाबे और दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आप आराम से खाना खा सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब बात कर लेते हैं सही टाइम केदारनाथ जाने का। तो केदारनाथ इस बार 2023 में 25 अप्रैल से खुल जाएंगे, तो आप इस टाइम पे जा सकते हैं। और जून, जुलाई और अगस्त का आधा महीना पूरा बारिश का मौसम होता है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस टाइम को ज़रूर अवॉइड कीजिए, कि ऐसे सीजन में ऊपर चढ़ाई में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। कि आप सितंबर अक्टूबर का टाइम लेके चलिए, क्योंकि उसमें बारिशें बहुत कम होती है, मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इस वक्त लोगों की भीड़ भी कम हो जाती है और वेदर भी बहुत प्लेजेंट हो जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यात्रा करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, वो आपको ऑथराइज्ड उत्तराखंड की वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल्स डालनी है। और अब बात करें खर्चे की, जब हम गए थे तो हम लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी से गए थे, तो 4 लोग गए थे, जिसमें पेट्रोल का खर्चा सबका आधा आधा हो जाता है, तो हमें पूरा खर्चा पर हेड लगभग 8 से लेकर 9000 रुपये पड़ा था। और ये भी डिपेंड करता है कि पैसे आप किस तरीके से खर्च करना चाहते हैं, और आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये खर्चा आपका 8 से लेकर 11000 रुपये तक का आएगा, जिसमें आपका फूड, ट्रैवल,
अकोमोडेशन सब कुछ इंक्लूड होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है, ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते, तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ये आप बुक करा सकते हैं। और अगर आपने चढ़ाई करते वक्त पिट्ठू घोड़े का सहारा लिया तो उसके चार्जेस आप अपने बजट में ऐड कर लीजिए। और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप केदारनाथ जाएं, पूरे रास्ते में और केदारनाथ धाम पे जाने के बाद कोई भी गंदगी, कोई भी कूड़ा ना फैलाएं, प्लास्टिक की बॉटल्स ना फेंकें, उसको डस्टबिन में ही डालें। क्योंकि मैं एक दो फोटोज़ डालता हूँ, अब आपको दिखाऊंगा कि कैसी हालत कर दी थी हम लोगों ने इसकी, जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी ये फ़ोटो। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ क्लीनिंग का ज़रूर ध्यान रखें और कूड़ा वूड़ा ना फैलाएं। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। और अगर किसी को कोई और सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, या फिर आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हर हर महादेव कमेंट ज़रूर करना अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो। और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट हो और मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूं। और चैनल पे पुराने हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को क्या शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसमें मुझे सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले ट्रिप पे। तब तक के लिए हर हर महादेव।